हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगस्त महीने के लास्ट वीक में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 21 अगस्त तक के जो करंट अफेयर्स है उसको 3 वीकली वीडियोस के अंदर कवर किया था, तो आप उनको वीकली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग 22 से लेकर के 31 अगस्त तक के टॉप 60 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक DRDO के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जी सतीश रेड्डी, लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और उनकी जगह पर DRDO का नया अध्यक्ष बना दिया गया है समीर बी कामत को। समीर बी कामत एक मशहूर वैज्ञानिक हैं, तो अब ये DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। DRDO की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के किस शहर के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि पुणे। पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये जो आप बस देख रहे हैं ये हाइड्रोजन से चलने वाली बस हाल ही में लॉन्च की गई है और इसका अनावरण किया भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि जो CSIR है, साथ ही में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है KPIT लिमिटेड, तो इन दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है। 26 अगस्त को कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कांग्रेस के लीडर ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद के बारे में आपको पता होगा, ये 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक नई पार्टी बनाएंगे। 25 अगस्त को इनमें से किस देश ने बाढ़ के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान। तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आज के समय भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। जून महीने से ही यहाँ पर बाढ़ जारी है और अब तक लगभग 1100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इस तरीके से 2017 में जब साउथ एशियन फ्लड आई थी जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल प्रभावित हुए थे, तो उसके बाद से ये दुनिया की सबसे घातक बाढ़ भी बन गई है। तो इसी को देखते हुए हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। पाकिस्तान के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ, जो कि इमरान खान के इस्तीफा देने के बाद बने थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन से यह स्पष्ट है कि अभी के समय भारत के जो गृह सचिव हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो होम सेक्रेटरी भारत के जो हैं अजय कुमार भल्ला, इनका कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस स्थान पर चालू किया गया है। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के अंदर यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा और ये एशिया का इस प्रकार का सबसे बड़ा प्लांट है। तो ये कहाँ पर बना है, ये पंजाब राज्य के संगरूर जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है और यहाँ पर हर दिन 33.23 टन CBG का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन हर दिन किया जाएगा। इसके लोकेशन भी आप देख सकते हैं, भुट्टल कला गांव है संगरूर जिले में पंजाब के अंदर। तो यहीं पर इसको स्थापित किया गया है। आगे इसकी क्षमता और भी बढ़ाई जाएगी। मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए किस कंपनी ने पहली स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो RT-PCR टेस्ट किट लॉन्च की गई है, ये मंकी पॉक्स अगर किसी भी व्यक्ति को है तो उसकी जांच आसानी से की जा सकती है। ये पता चल सकता है कि उस व्यक्ति को मंकी पॉक्स है या नहीं।
तो इस किट को विकसित किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स नाम की कंपनी ने, जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है ये भारत के अंदर सबसे पहली बार इसके जो मामले आया था वो केरल राज्य के अंदर आया था, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो भारत के अंदर जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है इसमें 4 राज्य आते हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस जोनल काउंसिल के अंदर आते हैं और आपस में चर्चा की जाती है। राज्य स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। और ये जो भारत के अंदर जोनल काउंसिल हैं, टोटल 5 जोनल काउंसिल हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से काउंसिल है। तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो भारत के गृह मंत्री करते हैं। तो जो भी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री की अध्यक्षता में की जाती है। तो अभी हाल ही में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है उसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्मृति वन नामक भारत का पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? तो भूकंप में मारे गए लोगों की याद में पहली बार भारत में स्मारक बनाया गया है, और ये कहां पर बना है? ये गुजरात के भुज में बनाया गया है। क्योंकि आपको पता होगा गुजरात के कच्छ जिले में है भुज, जहां पर सन 2001 में यहाँ पर भयंकर भूकंप आया था जिसमें लगभग 13,000 लोगों की जान चली गई थी। तो उन्हीं लोगों की याद में यहाँ पर स्मारक बनाया गया है और ये भारत का पहला भूकंप स्मारक है। इसको नाम क्या दिया गया है? स्मृति वन। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भुज शहर के अंदर स्मृति वन नाम का भारत का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है, और ये टोटल 470 एकड़ में फैला हुआ है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जो भुजियो हिल्स है उसी पर यह बनाया गया है। और इसके अंदर यहाँ पर जो मेमोरियल बनाया गया है इसमें वो सभी लोग जो कि मारे गए थे इस भुज भूकंप के अंदर उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर एक अर्थक्वेक सिमुलेटर भी है जहां पर आपको रियल भूकंप का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो ये कहां पर बनाया गया है? ये भुज गुजरात के अंदर बनाया गया है स्मृति वन, ये आपको याद रखना है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो चंडीगढ़ शहर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अब इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको लेकर के काफी लंबे समय से हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद था, लेकिन अब दोनों ने डिसाइड किया है कि भगत सिंह के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो आपको पता है पेटीएम कंपनी जो है इसकी स्थापना की थी सन 2010 में विजय शेखर शर्मा ने, और अभी तक ये इसके एमडी और सीईओ थे। एक बार फिर से इनको 5 साल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय शेखर शर्मा। ब्लूमबर्ग के अनुसार अगस्त महीने में किस भारतीय ने विश्व के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में जगह बनाई? यानी कि दुनिया के जो 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं उसमें भारतीय व्यक्ति शामिल हुए, इनका नाम क्या है? तो ये है गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। सो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, और इसमें पूरी दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी रियल टाइम लिस्ट निकाली जाती है और ये हर दिन अपडेट होती है। नंबर 1 पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति है $245 अरब, और ये अमेरिका से हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति है $150 बिलियन, और ये दूसरे स्थान पर है। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आ चुके हैं भारत के गौतम अडानी, और ये पहली बार हुआ है जब पूरे एशिया का कोई भी व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में टॉप 3 में शामिल हुआ है। तो गौतम अडानी जो है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इनकी कुल संपत्ति है $143 बिलियन, और पिछले 1 साल में इनकी संपत्ति में $66.2 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिसके चलते ये टॉप 3 में शामिल हो पाए हैं। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इन्होंने बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ा है, जो कि फ्रांस के व्यक्ति हैं। तो ये पहले तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब इनकी जगह पर आ चुके हैं भारत के गौतम अडानी। साथ ही आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी भी टॉप 10 में शामिल हैं, जिनकी रैंक है 9वीं। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने अपना पहला स्टील स्लैग रोड किस राज्य में बनाने की घोषणा की है?
तो स्टील स्लैग क्या होता है, जब स्टील प्लांट में स्टील का उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो अपशिष्ट बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं स्टील स्लैग। और अगर इसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाए तो वो जो सड़क होगी वो नॉर्मल से काफी लंबे समय तक चलेगी। तो इसी को देखते हुए जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने देश की पहली स्टील स्लैग रोड बनाई थी और वो गुजरात के सूरत शहर में बनाई गई थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पूरे भारत की पहली स्टील स्लैग से बनी सड़क कहां पर बनाई गई, तो आपको बताना है गुजरात के सूरत शहर में। लेकिन ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि बीआरओ ने अपनी पहली स्टील स्लैग रोड किस राज्य में बनाने की अनाउंसमेंट की है। बीआरओ जो है ये सीमावर्ती इलाकों में और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर सड़कें बनाने का काम करता है। तो ये स्टील स्लैग से बनी जो अपनी पहली सड़क बनाएगा ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी, अरुणाचल प्रदेश। भारत ने 2022 के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस नृत्य शैली को नामांकित किया है। यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची होती है इसके अंदर अभी तक भारत के टोटल 14 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। भारत के 14 ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको यूनेस्को ने मान्यता दी है और उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि जो सबसे लेटेस्ट इसमें इंक्लूड किया गया था ये था कोलकाता का विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा। इसको 2021 के अंदर शामिल किया गया था। इससे पहले 2017 में कुंभ मेले को, 2016 में नवरोज त्योहार को, 2016 में योगा को। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स हैं जिनको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब जो 2022 के लिए भारत ने नाम भेजा है वो है गरबा नृत्य। गरबा आपको पता है गुजरात के अंदर एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। तो इसको 2022 के लिए भारत ने नामांकित किया है। हालांकि नवंबर महीने में जब यूनेस्को की मीटिंग होगी तब ये डिसाइड होगा कि गरबा को इसमें इंक्लूड किया जाएगा या फिर नहीं। और अगर ये इंक्लूड होता है तो ये भारत का 15वां इसमें एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि यूएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है। तो यूएफए महिला चैंपियंस लीग जो है ये यूरोप के अंदर महिला फुटबॉलर्स का एक चैंपियंस लीग होती है और इसमें खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इनको 2021-22 सीजन के लिए भारत का सबसे बेस्ट महिला फुटबॉलर चुना गया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। जिस तरीके से भारत में पुरुषों में सबसे बेस्ट प्लेयर आज के समय है फुटबॉल में सुनील छेत्री, उसी तरीके से महिलाओं में है मनीषा कल्याण। तो ये यूएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। इनमें से किस राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम। असम की गवर्नमेंट ने हाल ही में विद्यारथ नाम से इस तरीके से बसें शुरू की हैं और इसके जरिए समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके छात्रों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उनको यूनिफॉर्म, इसके अलावा दोपहर का भोजन भी दिया जाएगा। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर अमृता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो अमृता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हरियाणा के फरीदाबाद में बनाया गया है और ये 2600 बिस्तरों वाला एक हॉस्पिटल है। तो ये कहां पर बनाया गया है, हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि 24 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहाली, पंजाब। तो मोहाली, पंजाब के अंदर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाएगा, साथ ही कैंसर पर रिसर्च भी की जाएगी। तो ये जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर बनाया गया है, पंजाब के मोहाली में। हाल ही में किस वित्तीय सेवा कंपनी ने 4 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी है और इसने भारत के इन 4 खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिनमें से हैं लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चौथे हैं चिराग शेट्टी। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय फेंसर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था इंग्लैंड के बर्मिंघम में और उसमें 20 स्पोर्ट्स थे, लेकिन उसमें तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग को शामिल नहीं किया गया था। तो इसी कारण से हाल ही में फेंसिंग के लिए अलग से टूर्नामेंट हुआ जो कि लंदन में आयोजित किया गया था
और इसमें भारत की मशहूर तलवारबाज भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी के लिए कॉमनवेल्थ देशों की जो अलग से प्रतियोगिता हुई थी, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022, इसमें इंग्लैंड ने टॉप किया था पदक तालिका में, जबकि भारत को यहाँ पर चौथा स्थान मिला था, क्योंकि भारत ने टोटल 16 मेडल जीते, जिनमें से 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत को यहाँ पर जो 2 स्वर्ण पदक मिले, इन्हीं के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो मैंने आपको बताया भवानी देवी ने जीता है, जो कि तमिलनाडु के एक मशहूर फेंसर हैं, और इन्होंने वुमेन्स सब रे इवेंट के अंदर जीता है। जबकि भारत की जो एपी मेंस टीम गई थी, उसने एक अन्य गोल्ड मेडल यहाँ पर इस प्रतियोगिता के अंदर जीता है, और इस तरीके से भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले। 23 अगस्त को इनमें से किस स्थान से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदीपुर, ओडिशा। तो ओडिशा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, यहीं पर हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, तो 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में ये हवा में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इसको वर्टिकली लॉन्च किया जाता है। दुनिया भर में विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो जल से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन किया जाता है, और इसको आयोजित करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, सीबी नाम की जो संस्था है, उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, और ये जल से जुड़े मुद्दों पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है। तो इस बार ये कब से कब तक मनाया गया? 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया, और इसकी थीम भी होती है। इस बार की थीम रखी गई थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? किसी भी व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर तब बोला जाता है जब वो अपना नाम लिखना, पढ़ना और गिनती करना सीख जाए। तो कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी कि फंक्शनली लिटरेट जिला जो भारत का बना है, वो है मध्य प्रदेश का मांडला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश के मांडला जिले के अंदर सभी लोग कार्यात्मक रूप से साक्षर हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का एक और जिला हाल ही में न्यूज में था, जिसका नाम है बुरहानपुर, और वो न्यूज में इसलिए था क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, ये पूरे भारत का पहला हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। तो ये आपको याद रखना है। मशहूर भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी का निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? तो समर बनर्जी भारत के एक मशहूर फुटबॉलर थे, तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस शहर में स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जो नोएडा शहर है, यहीं पर ये 2 बिल्डिंग्स थी जिनको ट्विन टावर बोला गया है, और इनकी ऊंचाई थी लगभग 100 मीटर। तो इनको हाल ही में ध्वस्त कर दिया गया है, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि इसको इलीगली बनाया गया था। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, ये 40 मंजिला इमारत थी जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी, और इसको सुपरटेक नाम की कंपनी ने इलीगली यहाँ पर बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको अब डिमोलिश कर दिया गया है, यानी कि इसको नष्ट कर दिया गया। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इस बिल्डिंग को गिराने का जो काम दिया गया था, वो एडिफिस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को दिया गया था। तो उसने इस बिल्डिंग के अंदर 3500 किलो एक्सप्लोसिव रखे थे, यानी कि विस्फोटक पदार्थ, और उसी के जरिए इसको गिराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मत्स्य सेतु एप्लीकेशन में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया है? तो मत्स्य सेतु नाम की जो एप्लीकेशन है, इसमें एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यानी कि यहाँ पर मत्स्य पालन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस का नाम रखा गया है एक्वा बाजार। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की नई राष्ट्रपति बनी है, इनका सचिव यानी कि सेक्रेटरी हाल ही में बना दिया गया है आईएएस राजेश वर्मा को। तो आईएएस राजेश वर्मा जो है, ये द्रौपदी मुर्मू के सचिव बना दिए गए हैं। यूएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किसने जीता है? यूएफए आपको पता है यूरोप का फुटबॉल महासंघ है। तो सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि पूरे यूरोप के अंदर 2021-22 सीजन में सबसे बेस्ट फुटबॉलर कौन रहे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि करीम बेंजेमा।
करीम बेंजेमा जो है ये फ्रांस के एक मशहूर फुटबॉलर हैं और ये 2021-22 सीजन के लिए यूएफए के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इसी तरीके से महिलाओं में पूछा गया है कि यूएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किसको मिला, तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस जो है ये स्पेन की मशहूर महिला फुटबॉलर हैं, तो इन्होंने 2021-22 सीजन का यह पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। 2021-22 सीजन के लिए यूएफए के जो सबसे बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं वो पुरुषों में हैं करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस से हैं और ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। वही महिलाओं में चुनी गई हैं एलेक्सिया पुटेलस, लगातार दूसरी बार इनको चुना गया है। ये स्पेन की हैं और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। हाल ही में किन दो देशों ने उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम का जो अभ्यास होता है ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में होता है। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। 24 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई जिसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, क्योंकि उज्बेकिस्तान ही इस साल एससीओ का अध्यक्ष है। तो यहाँ की जो कैपिटल है ताशकंद, वहां पर रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। आप देख सकते हैं भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इस बैठक के अंदर पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि इस साल एससीओ के टॉप लीडर्स की जो मीटिंग होने वाली है वो उज्बेकिस्तान के एक अन्य शहर में होगी जिसका नाम है समरकंद। और इसी सम्मेलन के दौरान जो ईरान कंट्री है उसको एससीओ के 9वें सदस्य देश के रूप में ऑफिशियली स्वीकार किया जाएगा। तो ईरान जो है वो एससीओ का 9वां सदस्य देश बन जाएगा। किस भारतीय ने FTX क्रिप्टो कप टूर्नामेंट में 5 बार के शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है? मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि 5 बार शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो हाल ही में अमेरिका के मियामी में एक शतरंज टूर्नामेंट हुआ जिसका नाम था FTX क्रिप्टो कप और इस टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इनको हरा दिया था और पिछले 6 महीनों में आर प्रज्ञानंदा ने इनको तीसरी बार हराया है जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर प्रज्ञानंदा जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई से आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में भारत के अगले हाई कमिश्नर होंगे विक्रम दुराईस्वामी। ये अभी तक आपको पता होगा बांग्लादेश में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब इनको वहां से शिफ्ट करके ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बना दिया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से अगले सवाल में पूछा गया है कि थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड कंट्री के अंदर भारत के नए राजदूत बन गए हैं नागेश सिंह। 25 और 26 अगस्त को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस सम्मेलन में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी वर्चुअली इस सम्मेलन को संबोधित किया था। ये जो सम्मेलन हुआ था ये श्रम क्षेत्र में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में आपस में चर्चा आयोजित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो पूरे विश्व स्तर पर 20 साल से कम उम्र के जो महिला फुटबॉलर्स हैं उनका जो वर्ल्ड कप होता है उसका हाल ही में आयोजन किया गया। और ये आयोजन कहां पर हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुआ है कोस्टा रिका में। तो एक तो आपको ये याद रखना है और दूसरा ये कि यहाँ पर स्पेन ने इसको जीता है पहली बार और स्पेन ने हराया किसको? जापान को। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो इसका मेजबान है कोस्टा रिका, दूसरा इसमें विजेता बना है स्पेन और उप विजेता बना है जापान। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जिस तरीके से अंडर 20 लेवल का यह टूर्नामेंट हुआ है इसी तरीके से अक्टूबर महीने में अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 17 साल से कम उम्र के जो महिला फुटबॉलर्स हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेंगी। और ये कहां पर होगा? ये आयोजित किया जाएगा अपने भारत में ही। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अगला सवाल इसी के बारे में पूछा गया है कि 11 से लेकर के 30 अक्टूबर को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि अपना भारत।
एक्चुअल में भारत का जो फुटबॉल महासंघ है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसको फीफा ने 16 अगस्त को निलंबित कर दिया था, लेकिन अब फीफा ने AIFF पर जो सस्पेंशन लगाया था उसको हटा लिया है। तो इस तरीके से भारत ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो 67th फिल्मफेयर अवार्ड्स की हाल ही में अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस बार 2021 के अंदर जो फिल्में रिलीज हुई थी उनको सम्मानित किया गया है। तो 2021 में रिलीज हुई जो फिल्में हैं उनमें सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेर शाह नाम की फिल्म को। ये कारगिल वार में जो भारत के जवान शहीद हो गए थे कैप्टन विक्रम बत्रा, तो उन्हीं के जीवन पर यह फिल्म बनाई गई थी जो कि बेस्ट फिल्म बनी है। इसी को आपको पता होगा, इस बार के आईफा अवार्ड्स में भी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि विष्णुवर्धन, उनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था आईफा में भी और इस बार भी फिल्मफेयर में भी इनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। अगला सवाल देखते हैं, 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार दिया गया है रणवीर सिंह को, जो कि 83 मूवी में इन्होंने अभिनय किया था। 83 मूवी जो है ये 1983 में भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था उस पर ये आधारित है। तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को। फिल्म का नाम है मिमी। मिमी फिल्म में अभिनय के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ऐसे ही आपको पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला? तो अभी मैंने आपको बताया बेस्ट डायरेक्टर है विष्णुवर्धन, जिन्होंने शेरशाह मूवी का डायरेक्शन किया है। बाकी अवार्ड्स को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के 8 ही कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट फिल्म है शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर है विष्णुवर्धन, बेस्ट एक्टर बने हैं रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कृति सेनन। तो इन चारों के बारे में तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया था। अब देखते हैं अगले अवार्ड्स, जैसे कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है पंकज त्रिपाठी को। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है साई तमहनकर को। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के जो बेस्ट सिंगर बने हैं पुरुषों में, उनका नाम है बी प्राक। ये इनको मन भारिया नाम का जो गीत है शेरशाह मूवी में उसके लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला है आशीष कौर को। इनको राता लंबिया गाने के लिए दिया गया है और ये भी शेरशाह मूवी में ही है। तो इस तरीके से इस बार के फिल्मफेयर अवार्ड्स में ये 8 कैटेगरी आपको याद रखनी है, इनके अलावा कोई भी नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस बार का जो फिल्मफेयर अवार्ड है इसको किसने प्रेजेंट किया था, तो याद रखिएगा इस बार इसको प्रेजेंट किया था द टाइम्स ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य के अंदर विकसित की जाएगी? एजुकेशन टाउनशिप का मतलब यह है कि यहाँ पर शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हर तरह की चीजें उपलब्ध होंगी। तो भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी यूपी के अंदर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है ये भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। तो इनको IMF में भारत का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। IMF हाल ही में एक और कारण से न्यूज में था, क्योंकि IMF और श्रीलंका सरकार ने $2.9 बिलियन का ऋण समझौता किया है। यानी कि IMF के द्वारा श्रीलंका को $2.9 बिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा, वहां पर जो आर्थिक संकट आया है उससे निपटने के लिए। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत के अंदर जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है वो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले यानी कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। तो 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको हम देखते हैं। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस एक तो भारत के अंदर, और विश्व स्तर पर मनाया जाता है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि दुनिया भर में न्यूक्लियर टेस्ट ना हो उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। फिर 30 अगस्त को होता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 31 अगस्त होता है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 31 अगस्त को, यानी कि अगस्त के आखिरी दिन। सिंगापुर के तर्ज पर भारत की पहली नाइट सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी?
नाइट सफारी का मतलब ये है कि रात में भी आप जंगलों का सफर कर सकते हैं। तो सिंगापुर के अंदर पूरे दुनिया की पहली नाइट सफारी बनाई गई थी और अब भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि यूपी के राजधानी जो है यहाँ पर लखनऊ, वहां पर भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी। ओपन डे सफारी तो भारत में कई जगहों पर है, लेकिन नाइट सफारी भारत के अंदर पहली बनाई जाएगी यूपी की राजधानी लखनऊ में। देश का 18वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट संस्थान किस शहर में शुरू हुआ है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो होता है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। तो देश के अंदर अब 18 निफ्ट संस्थान हो चुके हैं। तो जो 18वां बना है ये कहां पर है? ये दमन के अंदर स्थापित किया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में किस भारतीय ने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको इस टूर्नामेंट के बारे में बताता हूँ। इस बार की जो वर्ल्ड जूडो कैडेट चैंपियनशिप 2022 हुई है, इसका आयोजन किया गया था बोस्निया एंड हर्जेगोविना नाम का जो देश है, यहाँ के शहर साराजेवो में आयोजित किया गया। इसके आप लोगों में भी देख सकते हैं, बोस्निया एंड हर्जेगोविना के साराजेवो नाम के शहर में वर्ल्ड जूडो कैडेट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जिसने मेडल जीते यह है देश फ्रांस। फ्रांस यहाँ पर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा और भारत आप देख सकते हैं 9वें स्थान पर था, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक ही पदक जीता है और वो भी है गोल्ड मेडल। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने अभी तक इससे पहले चैंपियनशिप में कोई भी मेडल नहीं जीता था। तो भारत ने पहली बार कोई पदक जीता है और वो भी है स्वर्ण पदक। तो अब बताती है कि ये किसने जीता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 16 वर्षीय मणिपुर की एक जूडो खिलाड़ी है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लिंथोई चनम्बाम और नाम से ही आप समझ सकते हैं ये मणिपुर राज्य से हैं। इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है लिंथोई चनम्बाम ने। सो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये मणिपुर से है, ये आपको नहीं बोलना है। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का अनावरण किया है? तो यहाँ पर आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये हाइड्रोजन से चलती है। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करके ये ट्रेन चलती है। तो इसको किस देश ने बनाया है? इसको बनाया है जर्मनी देश ने। सो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है जर्मनी अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफी मशहूर है। यहाँ की बहुत सारी कार की कंपनियां हैं जैसे कि मर्सिडीज, वोल्क्सवैगन, ऑडी इत्यादि। BMW भी यहीं की कंपनी है। तो हाल ही में जर्मनी के अंदर ही हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का अनावरण किया गया है। निम्न में से किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और इनको दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है। वैसे अभी के समय जो जर्मनी के चांसलर हैं उनका नाम है ओलफ सोल्स, जो कि इन्हीं के बाद बने थे। वर्ष 2022 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को भारत में कितने वर्ष पूरे हुए? तो पहले भारत के अंदर एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी मारुति नाम से, फिर जापान की सुजुकी नाम की ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उसने भारत की मारुति के साथ में ज्वाइंट वेंचर लॉन्च किया था और उसी का नाम था मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो जो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है सुजुकी, इसको भारत में 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 40 ईयर्स ऑफ मारुति सुजुकी इन इंडिया। आपको बता दूं कि इस अवसर पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उन्होंने सुजुकी जो कंपनी है जापान की, उसकी भारत के अंदर 2 प्लांट्स की आधारशिला भी रखी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 और 28 अगस्त को यानी कि अगस्त महीने के बिल्कुल आखिर में गुजरात का दौरा किया था और यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीजों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जैसे कि एक तो समारोह आयोजित किया गया था खादी उत्सव नाम से और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। ये जो खादी उत्सव हुआ था इसका आयोजन अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खादी की जो इम्पोर्टेंस थी उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये आयोजित किया गया था खादी उत्सव। तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। अहमदाबाद के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के एक अन्य शहर गए भुज, जो कि आप जानते हैं गुजरात के कच्छ जिले में आता है और यहीं पर 2001 में भूकंप आया था जिसमें लगभग 13,000 लोग मारे गए थे और इसी के चलते यहाँ पर
इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल बनाया गया है जिसका नाम है स्मृति वन, जिसमें उन सभी 12,000 से भी ज्यादा लोगों के नाम लिखे गए हैं। तो इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। साथ ही यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भुज शहर के लिए ही 4,400 करोड़ रुपए की कई सारे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फिर इसके बाद यात्रा के आखिरी चरण में पीएम नरेंद्र मोदी गए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जहां पर आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो सुजुकी कंपनी है जापान की, इसको भारत में 40 साल कंप्लीट हुए हैं, तो उस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया था गांधीनगर में, तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। साथ ही यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जो सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसके 2 प्लांट्स की भी आधारशिला रखी है भारत के अंदर। तो ये 2 प्लांट कहाँ पर बनेंगे? एक तो है कि जो सुजुकी मोटर है, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फैक्ट्री स्थापित की जाएगी और ये बनेगी गुजरात के हंसलपुर में। इसी तरीके से मारुति सुजुकी की एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी हरियाणा के खरखोदा में। तो ये वो 2 प्लांट्स हैं सुजुकी के, जिनकी आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महाराष्ट्र राज्य का पहला दिव्यांग पार्क किस शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा? दिव्यांग पार्क का मतलब यह है कि यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पर बनेगा? इसको बनाया जाएगा नागपुर में, और इसको बनाने में भारत का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है वो भी हेल्प कर रहा है। एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का अंतरिम मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं राहुल द्रविड़, लेकिन वो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके चलते जो अभी एशिया कप हो रहा है उसके लिए अंतरिम मुख्य कोच बना दिया गया है वीवीएस लक्ष्मण को। वीवीएस लक्ष्मण। वैसे एशिया कप कहां पर हो रहा है? इस बार का एशिया कप हो रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। पहले ये श्रीलंका में होना था, लेकिन वहां पर स्थिति ऐसी नहीं है कि हो पाए, तो इसलिए यूएई के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि एशिया कप 2022 के अंदर भारत का जो पहला मैच हुआ वो पाकिस्तान के साथ में था, और पाकिस्तान के साथ में भारत का जो मैच हुआ उसको इंडिया ने 5 विकेट से जीत लिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। 23 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में नवनिर्मित भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराग्वे। तो हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने वैसे 3 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा की थी, पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो इसी दौरान जब ये पराग्वे में थे तो यहाँ पर इन्होंने जो नई भारत की एम्बेसी की बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उद्घाटन करते हुए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि पराग्वे देश में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में है। यहाँ पर पूछा गया है कि 23 अगस्त को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो पराग्वे देश के अंदर ही महात्मा गांधी की एक स्टैचू भी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन किया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। यहाँ पर आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जिन 3 देशों की यात्रा की है उनमें से एक है ब्राजील, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया और यहाँ की करेंसी है रियल। दूसरा देश है पराग्वे, यहाँ की राजधानी है ऑसेंसियन और यहाँ की करेंसी है गुरानी। फिर तीसरा देश है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की करेंसी है पीसो। तो इन 3 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा की है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अर्जेंटीना के अंदर जब इन्होंने विजिट किया तो वहां की जो सरकार है उन्होंने भारत से जो तेजस विमान है भारत का उसको खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी। 24 अगस्त को इनमें से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली के अंदर आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया है? तो आजादी क्वेस्ट क्या है? ये ऑनलाइन गेम्स की एक सीरीज है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं, जो हीरोज हैं, उनके ऊपर आधारित है। तो ये ऑनलाइन गेम्स की एक सीरीज है। इसका नाम क्या है? आजादी क्वेस्ट, और इसको लॉन्च किया है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस राज्य के 11,000 से भी अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए गए? तो हाल ही में राजस्थान राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर पर खेल का आयोजन किया गया, जिसको नाम दिया गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि अब से हर साल इसका आयोजन किया जाएगा। 26 अगस्त को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो बिहार में आपको पता है नई सरकार बनी है। बेसिकली यहाँ पर अलायंस बदल गई है, बल्कि मुख्यमंत्री यहाँ पर वही है जो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बाकी यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है तेजस्वी यादव।
और बिहार विधानसभा के अब जो नए अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी। ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हैं, जिस पार्टी से तेजस्वी यादव हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन के अंदर जो इंडिविजुअल लेवल पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो यही होता है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022। हाल ही में इसका आयोजन किया गया, तो इसमें पुरुष एकल को इस बार जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन कहां से हैं? ये डेनमार्क के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला सवाल देखते हैं, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल्स का खिताब इस बार जीता है अकाने यामागुची ने। अकाने यामागुची किस देश की हैं? ये जापान की एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हालांकि आपको बता दूं यहाँ पर जो भारत की हैं PV सिंधु, उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया था। जबकि पुरुषों की अगर हम बात करें तो लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत इन्होंने हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। तो इस बार विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन पुरुषों में। महिलाओं में विजेता बनी है अकाने यामागुची फ्रॉम जापान। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये चीज मैंने लिख भी दिया है, विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क जो है इन्होंने पुरुष एकल को जीता है और महिला एकल को जीता है अकाने यामागुची फ्रॉम जापान। और एक चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो भारत का प्रदर्शन रहा है उसमें भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला है। मेंस डबल्स जो इवेंट हुआ था उसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सात्विक जो साईराज रंकी रेड्डी हैं और चिराग शेट्टी, उनकी जोड़ी ने मेंस डबल्स में ब्रॉन्ज जीता था। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका आयोजन किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में। 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के अब नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित, या फिर आप इनको जस्टिस यू ललित भी बोल सकते हैं। ये महाराष्ट्र के सोलापुर से हैं और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। हालांकि आपको बता दूं कि इनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिनों का ही होगा, क्योंकि 8 नवंबर को इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र 65 साल हो जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एज लिमिट होती है यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 साल होती है। तो ये 64 दिन ही भारत के मुख्य न्यायाधीश रह पाएंगे। इसके बाद बन जाएंगे DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनेगा? यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस होगा ये नॉर्मल पोस्ट ऑफिस की तरह ही होगा, बस इसको 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए बनाया जाएगा और इस प्रकार ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर होगा। तो ये कहां पर बनेगा? इसको बनाया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसको कौन बना रहा है? लार्सन एंड टुब्रो। तकरीबन 1 महीने में ये 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए डाकघर बनकर तैयार होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA के कार्यालय भवन का उद्घाटन किसने किया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हाल ही में नया कार्यालय भवन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया यहाँ के जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दो जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है यानी कि NIA, ये भारत में आतंकवाद से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनकी जांच करता है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक है उनका नाम है दिनकर गुप्ता। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस दीवा यूनिवर्स प्रतियोगिता जो होती है ये मिस इंडिया प्रतियोगिता का ही हिस्सा है और इसका मेन मकसद होता है जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है वर्ल्ड लेवल पर, उसके लिए भारत के प्रतिनिधि को भेजना। तो जो भी मिस दीवा यूनिवर्स में जीतता है वो फिर मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पिछली बार जब मिस दीवा यूनिवर्स हुई थी 2021 में, तो उसको जीता था हरनाथ सिंधु ने। फिर वो मिस यूनिवर्स जो अगली प्रतियोगिता हुई थी उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था और वो जीत भी गई थी। तो मिस यूनिवर्स आज के समय कौन है? हरनाथ सिंधु। इसी तरीके से इस बार मिस दीवा यूनिवर्स को जीता है दिविता राय ने, जो कि है कर्नाटक की। तो ये इस बार की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी और अगर यहाँ पर वो जीत जाती हैं तो फिर हरनाथ सिंधु दिविता राय को ताज पहनाएंगी। और पिछले 6-7 महीनों के अंदर जो भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको रिवाइज कराया था, तो यहाँ से आप इसको पढ़ करके रिवाइज कर सकते हैं। लॉसेन डायमंड लीग 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता किस भारतीय ने जीती है? लॉसेन डायमंड लीग प्रतियोगिता हाल ही में हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर और इसमें भाला फेंक प्रतियोगिता को जीता है भारत के नीरज चोपड़ा ने।
तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 से अधिक सालों के बाद धनसारी सोखुवी रेलवे स्टेशन पर किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? यानी कि इस राज्य के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था और उस रेलवे स्टेशन का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, दीमापुर रेलवे स्टेशन इस राज्य का इकलौता रेलवे स्टेशन था तकरीबन 100 सालों से, क्योंकि दीमापुर जो रेलवे स्टेशन है ये बना था, ओपन हुआ था 1903 में। और अब इस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है और इसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोखुवी रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि ये दोनों रेलवे स्टेशन है, दीमापुर और सोखुवी, ये है नागालैंड के अंदर। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, इन्होंने ही हाल ही में इस रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन को रवाना किया था। और फिर ये रहा आज का आखिरी सवाल। तो 60वां प्रश्न आपके सामने है। फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। सी फूड क्या होता है? तो जो भी भोजन हमें समुद्र से प्राप्त होता है उसी को सी फूड बोला जाता है, जैसे कि मछली, झींगा, स्क्विड, ऑर्किड इत्यादि। तो इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ही भारत में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया जाता है। अब इसका जो 23वां संस्करण होने वाला है वो आयोजित किया जाएगा अगले साल, तो फरवरी में लगभग ये होगा। और इसका कहाँ पर आयोजन होगा? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। और क्योंकि ये आज का आखिरी सवाल था, तो अब यहाँ पर मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं। जैसे कि स्मृति वन नामक भारत का जो पहला भूकंप स्मारक बनाया गया है ये किस स्थान पर बनाया गया है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वो 2 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 22 से लेकर के 31 अगस्त यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। और इसी के साथ अगस्त महीने के जो चारों वीकली वीडियोस हैं उनके जरिए हम लोगों ने पूरे अगस्त महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने इनमें से कोई भी अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीकली करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इनमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद में इन्हीं चारों वीडियो से जो सबसे संभावित प्रश्न है उनको कलेक्ट करके मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो में लेकर आऊंगा, जो कि हम लोग मंथली वीडियो के अंदर देखेंगे। और वैसे अगर आप इन चारों वीकली वीडियोस को देख चुके हैं तो मंथली वीडियो के अंदर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देखते ही कर पाएंगे। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।